Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village. And guys, today we are going to discuss 20 very important question that concern to all aspects of the biology. मतलब general biology not concerned to any particular topic guys. तो start करते without any delay. The question number first में in which are the following one is true regarding the chloroplast guys. Chloroplast के you know better that कि chloroplast कहते हैं किचन ऑफ द सेल, मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है और जहाँ पे फूड मटेरियल बनता है उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट गाइज. इट इज ए सेल ऑर्गेनेल दैट इज कंसर्न टू कि इट कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन. नाउ तो डिस्कस करते हैं. पहला ऑप्शन है दी मोस्ट हायर प्लांट, मतलब मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है शेप ऑफ ए सर्कुलर आर इलांगेटेड लेंस एंड ए मैक्सिमम डायमीटर ऑफ 3 to 10 माइक्रोमीटर. ये स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ दी हायर प्लांट हमारे जो होते हैं गाइस, जिसमें हम बात कर सकते हैं सिंपल टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. जो क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है वो सर्कुलर टू इलांगेटेड लेंस टाइप की होती है और उसका जो साइज होता है 3 to 10 माइक्रोमीटर के इक्विवेलेंट होता है गाइस. तो ये बात बिल्कुल सही है गाइस. जो हायर प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी शेप सर्कुलर और इलांगेटेड लेंस टाइप की होती है. बिल्कुल सही बात, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. दूसरा पॉइंट है एल्गल क्लोरोप्लास्ट. एल्गा गाइस जो सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं ऑन आवर प्लेनेट. एल्गल क्लोरोप्लास्ट आर मोर डाइवर्स. देखिए एल्गी एक छोटा सा ग्रुप है प्लांट का, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. कहीं पे ये डिपेंडिंग करती है कि ऑर्गेनिक में दे हैव मे बी लेंस शेप्ड, फैन शेप्ड, स्पायरल, ब्रांच्ड, रेटिकुलेट शेप्ड एंड कप शेप्ड होते हैं. जबकि हायर प्लांट जो इतना बड़ा ग्रुप है शायद उसमें केवल सिंगल टाइप का सर्कुलर टू इलांगेटेड लेंस टाइप होता है. जबकि एल्गी सिंपलेस्ट प्लांट ऑन दिस प्लेनेट, हमारे अर्थ पे पाए जाने वाले सबसे सिंपल प्लांट होते हैं एल्गीज. और एल्गी में क्लोरोप्लास्ट की रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है गाइस. बिल्कुल सही बात है. थर्ड स्टेटमेंट है टिपिकल स्पेनिश, मतलब जो बथुआ हिंदी में अगर हम बोलें उसकी जो एक सिंपल सी लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, टिपिकल लीफ सेल कंटेन 20 to 60 क्लोरोप्लास्ट. मतलब एक बथुए की छोटी सी लीफ में कह रहा है 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं. ये भी अपने आप में गाइस सही बात है. देखिए अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्लोरोप्लास्ट की शेप में तो हम डिटरमाइंड थे कि हमारे यहाँ शेप जो है सिंगल है हायर प्लांट में अगर हम बात करें, बट नंबर जो थी पर सेल वो थोड़ा सा वेरी कर रही थी गाइस. 20 to 60 क्लोरोप्लास्ट पर सेल. ये भी स्पेशली हम बात कर रहे हैं, कोई नॉट टू ऑल बट एक स्पेशल प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पालक आई थिंक, या बथुआ स्पेशल एक डाइकाट प्लांट होता है गाइस. नाउ तो डी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है कि जो स्टेटमेंट है ABC आर कंप्लीटली करेक्ट अबाउट द क्लोरोप्लास्ट रिगार्डिंग द हायर प्लांट्स एज वेल एज एल्गी. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बात करते हैं. इन विच आर द फॉलोइंग एल्गी हैविंग ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल. देखिए अभी हमने देखा था बथुआ, इसमें में एक सेल में उसकी 20 से 60 क्लोरोप्लास्ट तक पाए गए थे. अब हम देखते हैं कह रहे हैं फॉलोइंग एल्गी जो है वो हैविंग 1 सेल, मतलब अगर उनकी एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब अगर वो मल्टी सेलुलर है तो एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट, अगर वो यूनिसेलुलर है तो सिंपल से बात है एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट. के पॉइंट कि एक सेल एक क्लोरोप्लास्ट किस एल्गी में पाया जाता है. ऑप्शन में एक क्लोरेला जो कहीं ग्रीन एल्गी होती है, फॉरफाइरिडियम ये भी एक एल्गी होता है, एंड माइक्रोस्टेरियाज तो इसमें भी एक सेल में एक एल्गी होता है. दीज आर वेरी स्पेसिफिक 3 एल्गी जहाँ पे एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है गाइस. तो करेक्ट आंसर होता है आपका डी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है कि एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आपके 3 एल्गी जाते हैं, और भी हैं बट यहाँ पे जो ऑप्शंस में है वो कम्प्लीटली ट्रू स्टेट में. क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात देखिए, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस में गाइस. थर्ड क्वेश्चन है एक बहुत ही जेंट एल्गा होता है जिसे बोलते हैं एस्टाबुलेरिया. आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा इसका जेनेटिक स्टडी. जब हम अपने न्यूक्लियस के बारे में जानना चाहते हैं तो इट इज़ ए मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द मार्फोलॉजी ऑफ द जेनेटिक्स एंड जेनेटिकल जो रिसर्च होती है अबाउट द न्यूक्लियर बिहेवियर जानने के रिगार्डिंग, तो उस काम के लिए इट इज़ ए मॉडल ऑर्गेनिज्म. ठीक है गाइज. अब यहाँ पे स्पेसिफिकली उसकी हम बात कर रहे हैं. स्पेसिफिक की एक स्पेशल स्पीसीज होती है जिसका नाम होता है एस्टाबुलेरिया मेडिटेरियन, हुज सेल हैव बीन एस्टिमेटेड टू कंटेन अप टू, उसकी एक सेल में पाया गया है कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे. जैसे ऊपर हमने देखा था कि 3 एल्गी थे क्लोरेला फॉर्मोडियम की एक सेल एक क्लोरोप्लास्ट, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि एस्टाबुलेरिया जो है उसकी एक सेल में गाइज क्लोरोप्लास्ट का नंबर कह रहा है 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, 3 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, 5 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, या 1.2 × 10⁻7 क्लोरोप्लास्ट गाइज. तो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइज डी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन गाइज कि एस्टाबुलेरिया की सेल में एक सेल में 1.2 × 10⁻7 क्लोरोप्लास्ट होते हैं गाइज. वेरी ह्यूज नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट पर सेल. ये वेरी रिच डाइवर्सिटी इन द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल में देखने को मिलती है. क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं एक्वस मैट्रिक्स विद इन
विच द इंटरनल क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन्स आर एम्बेडेड। कह रहा है इंटरनल जो मैट्रिक्स होता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं गाइस, जैसे आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट की जो लैमेलिज होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं। हुज साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द टर्म थाइलाकोइड, इन्हें थाइलाकोइड किस साइंटिस्ट ने नाम दिया है कि ये थाइलाकोइड्स होगी, ठीक है। फॉर दिस फ्लैटेंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, जो फ्लैट क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन्स होती हैं दैट आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, उनके लिए टर्म्स थाइलाकोइड। थाइलाकोइड किसने दिया था गाइज, ये आपको बताना है। ये नाम दिया था मेनके ने 1962 में गाइज, आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक एंड स्ट्रासबर्ग से इसका कोई भी कंसर्न नहीं है, दिस इज मेनके। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, इनमें चाहिए फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में शुरू के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं ट्रू स्टेटमेंट क्या। पहला स्टेटमेंट है कि इन वेस्कुलर प्लांट, गाइस वेस्कुलर प्लांट समझते हैं गाइस, आपके वेस्कुलर प्लांट होगा टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कह रहे हैं वेस्कुलर प्लांट में जो इनर एनवेलप में होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स। इनर वाला ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबोलाइट्स। कौन से मेटाबोलाइट, जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट हो, HMW का मतलब हायर मॉलिक्यूलर वेट, इनका इन एंड आउट मतलब आने जाने का रेगुलेट कौन करता है, इनर इन्वेलप होता है जो वो करता है। वेयर है जो आउटर इन्वेलप होता है वो हाईली परमेबल टू लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस। जो आउटर वाला होता है उससे केवल जो, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जगह होती है, तो इसके वाले ये अंदर जो मैट्रिक्स स्ट्रोमा है इसके अंदर और इसके यहाँ तक के लिए तो हायर और लोअर दो मतलब हायर मॉलिक्यूलर वेट का एक्सचेंज होता है इस वाले पार्ट के लिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसके इस वाले पोर्शन से इसमें एक्सचेंज होता है। जबकि इसका जो आउटर है, क्योंकि बाहरी एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट से कोई चीज़ अंदर जाती है तो आउटर जो इन्वेलप होता है वो रेगुलेट करता है, बट वो केवल परमेबल होता है लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के लिए, लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस के लिए। गाइस बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों की जो इन्वेलप्स हैं उनका अपना अपना बिहेवियर्स होता है अलग अलग। आपको समझना पड़ेगा कि जो आउटर वाला होता है वो केवल लो मॉलिक्यूलर वेट को परमिट करता है, जबकि इनर वाला होता है वो स्ट्रोमा से और दोनों क्लोरोप्लास्ट के बीच जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें एक स्पेस होता है, उसके बीच जो एक्सचेंज होता है वो अपने हायर मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड का इन एंड आउट मतलब एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। इनर जो एनवेलप मेम्ब्रेन होती है वो, जो स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात करते हैं, टू एनवेलप मेम्ब्रेन अपीयर एज 6 माइक्रोमीटर, मतलब दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी जो थिकनेस है वो 6 माइक्रोमीटर होती है, और जो एक दूसरे से सेपरेट होती है मतलब उनके बीच में जो गैप होता है उसकी कह रहा है जो गैप होता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो केवल 6 माइक्रोमीटर तक है, और जो उनके बीच दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसका जो बात करें वो स्पेस जो है 10 to 20 माइक्रोमीटर का स्पेस पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 3 में बोलते हैं फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एक टाइप है जिसका नाम होता है फ्रीज फ्रैक्चर माइक्रोस्कोपी। टेल्स दैट कि इनर मेम्ब्रेन डिस्प्ले मैनी मोर पार्टिकल देन आउटर मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन्स होती है मैनी मोर पार्टिकल्स मतलब उससे आ जा रहे हैं उससे एक्सचेंज को, क्योंकि आपको बताया कि लो हायर मॉलिक्यूलर वेट के मतलब उन्हें एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। उसका मतलब क्या हुआ कि वो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिस्प्ले करती है मेनी मोर पार्टिकल देन आउटर मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, जो ऊपर बात बोले थे वही बात तो यहाँ पे बस हमने फ्रीज फ्रैक्चर माइक्रोस्कोप से देखी है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो मोर पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन के कंपेयर। आउटर मेम्ब्रेन में केवल लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड ही या सब्सटेंस ही जा सकते हैं। इसके बाद कह रहा है डी स्टेटमेंट एक है फ्रीज थॉर साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन इतना ही एग्जाम में आ जाए कि इस साइकिल का संबंध किस ऑर्गेनेल से सेल के, तो आपको तब भी आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, बट यहाँ पे आपका डिटेल पॉइंट है कि फ्रीज थॉर साइकिल इन्वॉल्व्स रप्चरिंग द इंटैक्ट आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कहना एक साइकिल होती है, साइकिल के थ्रू क्लोरोप्लास्ट का जब हमें एग्जामिन करना होता है तो इस साइकिल के थ्रू हम जो आइसोलेट क्लोरोप्लास्ट हो जो बिल्कुल कंप्लीट इंटैक्ट होते हैं उनकी हम रप्चरिंग करते हैं था फ्रीज साइकिल के थ्रू गाइस। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बिफोर एग्जामिनिंग जो क्लोरोप्लास्ट की रप्चरिंग करी जाती है वो इस साइकिल के थ्रू करी जाती है, स्पेशली किस में करी जाती है, हाइपरटोनिक मीडियम में। तो आपको ध्यान रखना है करेक्ट स्टेटमेंट, ये जो भी स्टेटमेंट है ABCD is completely true regarding the chloroplast. Now क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बात करेंगे गाइज। इनमें जाती फॉलोइंग इज ए ब्राउन एल्गी। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्राउन एल्गी कौन सा है, क्योंकि हमारी जो सिलेबस है UPPG TOP TGT का, इसमें जो 2 फैमिली हमें डिटेल में पढ़नी थी हमने आपको बताया, फैमिली साइनोफाइसी जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या प्रोकैरियोटिक एल्गी या मिक्सोफाइसिन एल्गी बोलते हैं, और दूसरी है आपकी फियोफाइसी जिसमें आपके ब्राउन एल्गी आते हैं, माचो एल्गी आते हैं या फिर सबसे लार्जेस्ट एल्गी आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनके मेंबर्स पे डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें चाहते फॉलोइंग इज ए ब्राउन एल्गी, इनमें कौन सा ब्राउन एल्गी, हमें बहुत सारे पता है, हमें फ्यूकस पता है, एक्टोकार्पस पता है, डिक्टोटा पता है, सार्गेसम पता है, देयर आर सो मेनी, बट यहाँ पे जो नाम दिए इसमें से हमें बहुत कम पता है। देखिए
नाम पहला ऑप्शन है हिमलथालिया और हेलिड्राइस, पेल्बिटिया एंड एस्कोफाइलम। गाइस जब हमने आपको फैमिली पढ़ाई थी तो हमने 2 एल्गी का नाम आपको लिया है, हमें ये ध्यान है कि पेल्बिटिया का नाम भी मैंने लिया है और एस्कोफाइलम का नाम भी लिया था। एस्कोफाइलम के बारे में बात ये बताई थी आपको कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, जो इसकी लाइफ हिस्ट्री होती वो बहुत बड़ी होती, 12 से 13 साल में, 12 to 13 ईयर में कंप्लीट होती, ये बात मैंने बताई थी। और 2 एल्गी जो आपके हैं जिनमें हिमानथैलिया और हेल्डेरिया, इनका नाम मैंने नहीं, बट नाउ अब मैं आपको बता दूंगा ये भी आपके कैसे हैं, दोनों ही ब्राउन एल्गी हैं। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका होता है। इसमें नाम ध्यान जरूर रखना है क्योंकि एग्जाम में जीआईसी में तो बहुत ज़्यादा नाम का काम एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं, रेयर एग्जाम्पल जो पता नहीं होते, केवल सिंपल पूछता है कि इनमें चार फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउन एल्गी, 3 एल्गी दे देगा आपको, रेड ग्रीन एंड दूसरे ग्रुप से, बट जो नाम देगा ब्राउन एल्गी वो इतना टिपिकल होगा तो आपको डाउटफुल होगा कि ब्राउन है कौन सा, क्योंकि आपको कितना पता है सिलेबस में 2 हैं, एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, पेडाइना, दोनों कंपटीशन में हमारी पीजीटी और टीजीटी में 3 एल्गीज हैं ब्राउन एल्गी से, पेडाइना, फ्यूकस और एक्टोकार्पस। बट यहाँ पे जो नाम देख रहे हैं आप कोई भी आपके सिलेबस का नहीं है, बट क्योंकि फैमिली डिटेल में पढ़ना है तो कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है क्वेश्चन में हमारे। तो गाइस इन 2 फैमिली के नंबर को अच्छे से पढ़ें। सिनाइनोफाइसी के बहुत सारे मेंबर के नाम आपको पता होना चाहिए, इसी तरीके से फ्यूफाइसी के बहुत सारे मेंबर के नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये सभी मेंबर जो है ब्राउन एल्गी है, मतलब फ्यूफाइसी को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं गाइस कैल्सीफाइड ब्राउन ऑयल का। देखिए कैल्सीफाइड आपने सुना होगा कारा के बारे में, बैट्रिकोस्पर्मम के बारे में कैल्सीफाइड सुना होगा, बट अब एक ब्राउन ऑयल का जो कैल्सीफाइड होता है और हमारे सिलेबस का पार्ट भी है गाइस, तो वो कौन सा है? देखिए इसमें भी आपने फ्यूकस सुना है, सिस्टोसेरा सुना था और पेडाइना सुना था, 2 तो सिलेबस में गाइस दिस एंड दिस, बट ये हमने आपको नाम बताया था जब मैंने स्टडी कराई थी। अब बाइफरकेरिया ये हमने नाम हमारे लिए पहला है, बट ये भी ब्राउन एल्गी, क्योंकि इन्हें बोला है कि कैल्सीफाइड ब्राउन एल्गी, हमें इन्हीं में से बताना, और 4 एल्गी जो दिए हैं ऑलरेडी ये ब्राउन एल्गी हैं। बट कैल्सीफाइड कहने का मतलब कौन सा एल्गी अपने चारों तरफ कैल्शियम का डिपोजिशन करता है, और यू नो बेटर दैट कि फ्यूफाइसी के जो मेंबर होते हैं ब्राउन एल्गी 99.7% कहाँ पाए जाते हैं, ये ओशियन वाटर, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है पेडाइना। क्वेश्चन नंबर 7 में आप ध्यान रखें, पेडाइना एक कैल्सीफाइड ब्राउन एल्गी जो अपने चारों तरफ कैल्शियम का डिपोजिशन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं पैरेनकाइमेटस एल्गी इज आर। देखिए ये भी क्वेश्चन ब्राउन एल्गी से कंसर्न है, हमने जब आपको पढ़ाया था फ्यूकस एक पैरेनकाइमेटस एल्गी जो हमारे सिलेबस में, दूसरा पेडाइना एक आपका जो है वो भी हमने आपको पढ़ाया हमारे सिलेबस में, तो ये भी आपका पैरेनकाइमेटस। अब आप आंसर है आल आप दी है, तो आंसर या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है गाइज। अब आपको बताएं डिक्टोटा जो है फ्यूकस के बहुत ही करीबी है, तो उसी ग्रुप का है तो ऑर्डर्स का, तो गाइस करेक्ट आंसर होता है डी। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन और मिली यहाँ पे कि आपका फ्यूकस तो हमें पता था, पेडाइना ही पता था, कि डिक्टोटा भी एक पैरेनकाइमेटस टाइप का थैलस रखने वाला ब्राउन एल्गी होता है। सो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करेंगे द टर्म कोम्बू, कॉमनली हम कहें एक जापानीज केल्प, तो केल्प से क्लियर हो गया कि हम ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं गाइज। बट यहाँ पे टर्म आता है कि एक टर्म दिया गया कोम्बू जो जापानीज लैंग्वेज है, जापान में कहा जाता है इस नाम से, और इसे कॉमनली जापानीज केल्प, तो ये किस एल्गी के बारे में कहा जाता है गाइज। तो आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है गाइज। करेक्ट आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपका है गाइज कोम्बू के लिए, जो आपके सिलेबस में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का जरूर ध्यान रखेगा गाइस, क्योंकि क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जाते हैं वो सिलेबस से ही कंसर्न होंगे। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर होता है फ्यूकस, फ्यूकस को ही हम बोलते हैं कोम्बो इन द जापानीज। ओके गाइस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ गया, नॉमेनक्लेचर में। आर्टिकल 13 कहाँ का आर्टिकल, भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ नहीं था, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे, हम तो लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्पेशली बॉटनी पढ़ रहे हैं इस टाइम। तो हमारा जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम अपने जो भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसका एक अपना बुकलेट है, मतलब उसका एक अपना संविधान है, ठीक है। तो उसमें एक आर्टिकल 13 है, उसका संबंध किससे गाइस, एल्गी फंजाई प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, जो कि ट्रैक्योफाइट्स नहीं है गाइस, बल्कि एक हाँ टेरिडोफाइट कुछ भी नहीं है, तो ब्रायोफाइट तो उसमें आता है, एंजियोस्पर्म्स और लाइकेन वायरस एंड बैक्टीरिया गाइस। तो ये जो आर्टिकल 13 है इसका संबंध है एल्गी फंजाई एंड प्लांट के साथ गाइस, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं विच द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ बुक। एक बुक है जिसमें जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, द लिविंग साइकिड, एक बुक का टाइटल है। बुक का टाइटल जैसे कि हमारा होता है बॉटनी में की फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, इस तरीके से टाइटल है द लिविंग साइकिड्स। ये बुक किसने लिखी गाइस, तो आपको पता है साइकिड, इसमें जो लोग हैं बीरबल साहनी भी आपके जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड हैं, चैम्बरलिन तो बहुत ही फेमस है, बेंथम हुकर तो टेक्सोनॉमिस्ट थे, और फ्रिस तो एल्गी, तो फ्रिस तो नहीं हो सकता गाइस क्योंकि साइकिड्स पे काम नहीं करा, बाकी बेंथम हुकर तो टेक्सोनॉमिस्ट थे, इनका आंसर हो सकता है। बट जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका 11th का डी, जो आपके चार्ल्स जोसेफ चैम्बरलिन थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है एल्गी का, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स का, उनकी बुक का नाम है द लिविंग साइकिड्स, आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। ए मोन्यूमेंटल वर्क, मोन्यूमेंटल मतलब एक बहुत ही स्मृति वाला जो वर्क होता है, जिसका नाम, वर्क का मतलब जेनरा प्लांटम, आपने सुना होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जेनरा प्लांटम और स्पेस प्लांटम 2 बुक्स हैं, और दोनों बुक्स आपको बताया लिखी किसने, कैरोलस लिनियस ने लिखी। बट बेंथम हुकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो उन्होंने जब पब्लिश किया था तो उसे जेनरा प्लांटम में पब्लिश कराया गया था, ठीक है गाइज। और ये पहली जो पब्लिकेशन हुआ था वो हुआ था लीड में, लीड एक प्लेस है, और वहाँ पे कराया गया था स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लिनियस, जो इसका राइटर था बुक का रियल में। अब ये वर्क इसमें पब्लिश हुआ था किसका, बेंथम एंड हुकर का, स्पेशली इनका जो क्लासिफिकेशन था जिसमें इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकट और मोनोकाट के बीच में रखा था, जो कि बहुत मेजर मिस्टेक थी। उस बुक को इसमें पब्लिश करा था जेनरा प्लांटम में। लिखी कितने थी पूरी बुक, ये जो भी असेंबल्ड करी थी कैरोलस लिनियस ने थी। तो ये बुक जो थी गाइड लीड में पहली बार पब्लिश हुई थी, ठीक है। अब इसे बुक का कह रहा है डेडिकेट किसे करी थी, मतलब जो बुक लिखा, आथर जो बुक लिखता है वो डेडिकेट भी करता है, तो ये बुक किसे डेडिकेट थी गाइड। तो इसमें है चार्ल्स डार्विन, जो कि आपके इवोल्यूशन के फील्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल साइंटिस्ट माने जाते हैं, चार्ल्स डार्विन। दूसरा है हरमन बोरैप। थर्ड है थियोफ्रेटा, जिसे कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और लैमार्क, जो भी इवोल्यूशन के अगर हम हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इवोल्यूशन में सबसे जो हिस्ट्रिकल साइंटिस्ट है वो आपका लैमार्क है, बट सबसे सक्सेसफुल और कामयाब साइंटिस्ट डार्विन है। बट ये जो बुक थी रियल में डेडिकेट थी आपके हरमन बोरैप को, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हरमन बोरैप बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक पर्सन था, और इसने जो था जो लिनियस को और जो दूसरे जो साइंटिस्ट थे इनके साथ इसकी मीटिंग कराई थी। तो इस पर्पज़ से लिनियस ने जो अपनी बुक डेडिकेट करी थी हरमन बोरैप को, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय आर.के. स्पोर्ने। देखिए आर.के. स्पोर्ने का भी क्लासिफिकेशन सिस्टम चलता है, जिम्नोस्पर्म के बारे में इनका क्लासिफिकेशन माना जाता है। और हमारे यहाँ सिलेबस में जो हमने चैम्बरलिन का आपको डिस्क्राइब किया है, तो आर.के. स्पोर्न आपको बता दें ब्राउन एल्गी, सॉरी ये जिम्नोस्पर्म की कंसर्निंग, मतलब जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं तो, और स्पेशली इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत वैलिड माना जाता है इन द फील्ड ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो इनकी कुछ बुक्स के नाम हैं इसमें कि लिखा है कि इनमें द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय आर.के. स्पोर्न। इन 3 बुकों में से कोई एक किताब इन्होंने लिखी है या सभी इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फर्न्स एंड एलाइड प्लांट्स की एक टाइटल है, इस बुक को इन्होंने लिखा है। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव सीड प्लांट, सीड प्लांट का मतलब समझ रहेगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सीड प्लांट कहलाते हैं। तो इस टाइटल से बुक लिखी है उन्होंने। इसके बाद एक मिस्ट्रीज ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो ओरिजिन है जिम्नोस्पर्म की उसके लिए लिखी है द मिस्ट्रीज ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म। गाइस ये 3 बुक के टाइटल्स हैं और तीनों बुक आपकी आर.के. स्पोर्ने ने लिखी है। करेक्ट आंसर आपका होता है डी, आप ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दी शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट, ऑलरेडी पहला क्वेश्चन था गाइस, जिसमें आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के टाइप हायर प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसे डिस्क्वाइड बोलते हैं, तस्तरी नुमा गाइस, लाइक दैट, ये शेप जो होती है इसे बोलते हैं डिस्क्वाइड। और ये हायर प्लांट का जनरल शेप है क्लोरोप्लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं 15 में, टेट्रास्पोरेंजियम एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये किस एल्गी में मतलब पाई जाती है। टेट्रास्पोरेंजियम गाइज आपने देखा होगा थैलस के ऊपर एक कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में पाई जाती हैं, और ये थैलस होता है गाइज आपका पेडाइना का, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर करेक्ट है, 15 का बी, पेडाइना के थैलस पे टेट्रास्पोरेंजियम पाई जाती है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और इसके थैलस पे एज ए कॉन्सेंट्रिक रिंग इस तरीके से पाई जाती है, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक जिसका थैलस होता है गाइज। आपने इसका थैलस तो देखा ही है, इसका थैलस इस तरीके से होता है जैसे आपकी फनल नहीं होती गाइज, इस तरीके से इसका थैलस होता है, इस तरीके से इसके राइजॉइड्स होते हैं, तो इसके ऊपर इसके इस तरीके से टेट्रास्पोरेंजियम पाई जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन एनाटॉमी बिकॉज दैट शोज मार्फोलॉजिकल प्लास्टिसिटी। कहने का मतलब है एक एल्गी इसमें से बताना है आपको जिसकी जो क्लासिफिकेशन है या सिस्टमेटिक जिसकी है वो डिपेंड करती है एनाटॉमी पे। मोस्टली होता है क्या आपको बताते हैं गाइस, जो क्लासिफिकेशन होता है वो मार्फोलॉजिकल फीचर पे ज़्यादा बेस्ड होता है, बट यहाँ पे एक एल्गी ऐसा जिसकी जो मार्फोलॉजिकल फीचर्स पे बेस्ड ना हो, कि उसका जो सिस्टम्स है, जो सिस्टमेटिक्स है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो टेक्सोनॉमी है वो एनाटॉमिकल फीचर पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है, क्योंकि उसकी मार्फोलॉजी में प्लास्टिसिटी मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, कोई मार्फोलॉजी उसकी फिक्स नहीं है। तो वो कौन सा एल्गी है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। करेक्ट आंसर डी, आपको ध्यान रखना है पेडाइना। पेडाइना के बारे में बात बोली जाती है कि जो इसकी मार्फोलॉजिकल ये जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि मार्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ द और सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, क्योंकि ब्राउन एल्गी गाइज तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो इसकी जो टेक्सोनॉमी है, इसकी जो सिस्टमेटिक्स है वो डिपेंड करती है इसकी एनाटॉमिकल कंडीशन पर गाइज। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं, विच फॉलोइंग एल्गी हैविंग मेनी क्लेफ्ट ऑन द थैलस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एल्गी जिसके थैलस पे बहुत सारे क्लेफ्ट मतलब इस तरीके से उभार पाए जाते हैं, दरारें उभार इस तरीके से, ऊंचा कहीं पे नीचा इस तरीके से क्लेफ्ट पाए जाते हैं। तो गाइज ये भी आपका करेक्ट आंसर है पेडाइना। आपका जब थैलस देखेंगे तो एक फनल साइड होता है, जैसे एक आपने देखा होगा जो इस तरीके के जो बैंड वाले होते हैं ना शादी वगैरह में आप बजाते हैं, उनके बाद इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होता है लाइक दैट, ऐसे करके ये इसके वो होते हैं। तो इसमें जो होते हैं क्लेफ्ट होते हैं इस तरीके रिजिज होती हैं यहाँ पे,
तो इन्हें बोला गया क्लेफ्ट्स। तो ये क्लेफ्ट पेडाइना के थैलस पे देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलते थे सेंट्रिक स्पोरेंजियल लाइंस आर प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ विच एल्गी। यही क्वेश्चन है जो अभी बताया था। टेट्रा स्पोरेंजिया जो पाई जाती है, इनने यहाँ पे केवल स्पोरेंजियल लाइन बता दिया। स्पोरेंजियल लाइन के ऊपर क्या पाई जाती है? टेट्रा स्पोरेंजिया। कैसे? कॉन्सेंट्रिक लाइन। कॉन्सेंट्रिक का मतलब थोड़ा रुक रुक के लाइक दैट, कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, थैलस ऑफ विच एल्गी, तो करेक्ट आंसर 18 का सी, पेडाइना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग केमिकल, फेरोमोन्स की फार्म में बता रहा है कि कौन से केमिकल हैं जो कंसर्न होते हैं ब्राउन एल्गी। तो हम आपको बता देंगे बहुत सारे केमिकल आपको हमने अपने लेक्चर में 3 बताए थे, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एक्टोकार्पिन और आपको एक बताया था सेरेनाइन। तो ये केमिकल तो उस टाइम बताए थे, बट यहाँ पे कुछ दूसरे केमिकल बताए थे। ये भी बताया था आपको फ्यूकोसेरेटिन, और आपका ये आ गया होमोसेरिन, देखिए हार्मोसेरिन, ये भी आपका मालूम है। इसके अलावा ये जितने भी हैं सभी आपके प्रेजेंट होते हैं ब्राउन एल्गी में। अब इन्हें फिर से एक बार देख लें, बेरिडीन एंड फ्यूकोसेराटिन, नाउ फिनावेरिन एंड कैडोजीन, इसके बाद सिस्टोफोरेन एंड हार्मोसेरिन, ये सभी जो हैं इसमें एज ए मेल अट्रैक्टेंट या फिर सेल टू सेल जो इंट्रैक्शन होता है, सेल टू जो सेल फ्यूजन होता है, उसे फैसिलिटेट करने वाले केमिकल्स हैं एंड आर सीक्रेटेड फ्रॉम द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ब्राउन एल्गी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में हम बात करते हैं गाइस। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हाइलोजन मेटाबॉलिज्म की बात करी थी हमने आपके एक्टोकार्पस में, उसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है बेनेडियम कंटेनिंग एंजाइम। देखिए एंजाइम में आपके देखा ना एज ए कोफैक्टर, जैसे हम बात करते हैं एल्डोज की तो मैग्नीशियम होता है। इसी तरीके से ऐसे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट कंटेनिंग एंजाइम्स कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि बेनेडियम कंटेनिंग एंजाइम, बेनेडियम क्या होता है? ये केमिकल होता है, जैसे कि प्लेटिनम होता है। कंटेनिंग एंजाइम्स रिपोर्टेड इन विच कैटेगरी ऑफ एल्गी, एल्गी के किस ग्रुप में बेनेडियम कंटेनिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं या रिपोर्ट करे गए हैं? करेक्ट आंसर गाइज आपका यहाँ पे डी, ब्राउन एल्गी जो आपका फियोफाइसिस होते हैं उनके मेंबर्स में बेनेडियम कंटेनिंग एंजाइम्स रिपोर्ट करेगा। क्यों गाइज? देखिए इसमें हैलोजन वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड होता है। तो ये बेनेडियम की बात करते हैं तो बेनेडियम कंटेनिंग जो एंजाइम्स हैं वो आपके ब्राउन एल्गी में रिपोर्ट करे जाते हैं गाइज। तो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज।